तो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब और कैसी चल रही है आप सभी के बोर्ड एग्जाम की तैयारी। तो जितने भी हमारे स्टूडेंट इस बार हैं क्लास 12 में और जिनको 2027 में बोर्ड एग्जाम देना है, उनके लिए आज का ये क्लास सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे हमारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे, सर आप क्लास 12 बायोलॉजी का मॉडल पेपर लेकर आइए, मतलब ऐसा गेस्ट पेपर लेकर आइए ना जिसमें से बहुत सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो और हमारे बोर्ड एग्जाम में आए। तो भैया आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं क्लास 12 बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान का एक ऐसा गेस्ट पेपर जिसमें से बहुत सारे क्वेश्चन इस बार आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं। तो ध्यान से ये पूरा पेपर देख लेना। मैं आपको ये भी बताऊंगा भैया कि कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं बायोलॉजी में जो सबसे ज्यादा नंबर के आते हैं। आधे से ज्यादा नंबर के, लगभग 46 नंबर के कौन से क्वेश्चन आते हैं वो भी मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो जब आपको पेपर मिलेगा भैया, प्यार से अपना रोल नंबर डाल देना, नाम डाल देना। जैसे मेरा नाम है भैया शुभम, तो मैंने अपना नाम डाल दिया शुभम गोस्वामी, ठीक है। आपका जो भी नाम होगा अपना नाम डाल दीजिएगा। इस साइड में भैया पेपर कोड दिया रहेगा, मतलब इस पेपर कोड को अपनी कॉपी में आपको लिखना होगा जब आप अपना रोल नंबर ये सब भरेंगे तब, ठीक है। पूरे 70 नंबर का ये बायोलॉजी का पेपर है। समय आपको 3 घंटे 15 मिनट दिया जाएगा, मतलब 3 घंटे 15 मिनट में आपको पूरा पेपर करना है। ध्यान से पेपर देखना भैया, क्योंकि पूरे सॉल्यूशन के साथ मैं ये पूरा पेपर आपको बताने वाला हूं। देखो सबसे पहले भैया नोट दिया गया है, पैसे वाला नोट नहीं है ये। आपको कुछ निर्देश दिया गया है कि प्रारंभ के 15 मिनट आपको ध्यान से ये पेपर पढ़ना है। फिर उसके बाद में आपको निर्देश दिया जाएगा सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। आवश्यकता अनुसार अपने उत्तरों की पुष्टि नामांकित रेखा चित्रों द्वारा कीजिए। भाई बायोलॉजी है तो इसमें फिगर बनाने को भी दिया जाएगा, तो जहां पूछा जाए वहां फिगर भी बनाओ, ठीक है। प्रत्येक प्रश्न के निर्धारित अंक उनके सम्मुख अंकित हैं। चलो भैया यहां से हमारा पेपर स्टार्ट होगा। आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कर दिया करो और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो भैया, ताकि ऐसे ही क्लासेज आपको रेगुलर मिलते रहें। ऐसा पेपर आपको बार बार नहीं मिलेगा। हर साल मैं बच्चों को ऐसा ही मॉडल पेपर देता हूं और लाखों बच्चे बहुत अच्छे परसेंटेज से पास होते हैं। इस बार आपकी बारी है। सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्नों की बात करें भाई, तो बायोलॉजी में कुल 4 बहुविकल्पीय प्रश्न रहते हैं, एक एक नंबर के, मतलब 4 नंबर के बहुविकल्पीय प्रश्न आते हैं, ठीक है। तो चारों क्वेश्चन हम पहले देख लेते हैं, फिर अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय, विस्तृत उत्तरीय, सबको हम जानेंगे। देखो सबसे पहला क्वेश्चन है, सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। जैसे का वाला क्वेश्चन है, ध्यान से समझना, बायोलॉजी है। बहुभ्रूणता खोजी गई, बताओ बहुभ्रूणता की खोज किसने की, ये आपसे पूछा जाता है। बहुभ्रूणता का मतलब एक ही बीजांड में बहुत सारे भ्रूण का होना। बहुभ्रूणता नाम से ही स्पष्ट है, इसकी खोज किसने की। फर्स्ट चैप्टर का है भैया क्वेश्चन, पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन का। देखो लुईवेनहॉक द्वारा, माहेश्वरी द्वारा, बिंकलर द्वारा या कूपर द्वारा। देखो बहुभ्रूणता जो है वो लुईवेनहॉक जी ने खोज की है बहुभ्रूणता की। इनका पूरा नाम है एंटोनी वान लुईवेनहॉक। तो कहीं अगर एंटोनी वान लुईवेनहॉक लिख कर आए ना तो कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होना। खा वाला क्वेश्चन देख लो भैया। खा वाला क्वेश्चन हमारा क्या है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित बिग बैंग परिकल्पना किसने दी। मतलब भाई जैव विकास चैप्टर का क्वेश्चन है, ध्यान से समझ लो। ये सारे जो क्वेश्चन है ना बहुत इंपॉर्टेंट वाले हैं। जो भी मैं पेपर लेकर आता हूं देखो क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट होते हैं, और आगे आगे मैं आपको बताऊंगा कि बायोलॉजी में कौन कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जो बार बार रिपीट होते हैं, ऐसे कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। बिल्कुल टेंशन मत लेना। तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित जो बिग बैंग परिकल्पना है, इसको किसने दिया। बिग बैंग परिकल्पना देखो
कांट व लॉपलास ने, स्टैनले मिलर ने, एआई ओपेरिन ने, या एबी लैमेत्र ने? देखो एबी लैमेत्र जी एक ऐसे वैज्ञानिक हैं जिन्होंने ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित बिग बैंग परिकल्पना दे दी। जैसे हम लोग हैं भैया, हम लोग ब्रह्मांड में ही हैं। आपको लगता होगा, बहुत सारे लोगों को आपको लगता है भाई अमीर हैं, बहुत ज्यादा घमंड है। अरे किस बात का घमंड भाई, हम जो है पृथ्वी पर रहते हैं, पृथ्वी पर एक छोटे से ग्रह में, ब्रह्मांड तो बहुत बड़ा है, ठीक है। हम लोग चींटी के समान हैं, तो अच्छे से एंजॉय करो लाइफ को। पढ़ाई को भी इतना ज्यादा टेंशन में मत लो कि भाई कैसे पढ़ेंगे, कैसे नंबर आएगा। एक छोटे से कागज का टुकड़ा आपके लाइफ को नहीं, आपके फ्यूचर को डिसाइड नहीं कर सकता। तो हमेशा जो भी करो एंजॉय के साथ करो, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। गा वाला क्वेश्चन है, चिकनगुनिया विषाणु का वाहक है। देखो चिकनगुनिया जो होता है एक रोग होता है, इस विषाणु का वाहक कौन है? वाहक का मतलब जो चिकनगुनिया विषाणु को लेकर आता है। जैसे हमारे अंदर बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको मलेरिया हो जाता है, तो कुछ लोग कहते हैं भाई मच्छर के कारण हो गया। अरे मच्छर जो है रोग जनक को लाने का काम करता है, रोग जनक तो कुछ और ही होता है, ठीक है। तो पूरा इसमें अपराध मच्छर का ही नहीं होता, ये भी समझो, ठीक। तो क्यूलेक्स मच्छर, एडीज मच्छर, एनाफिलीज मच्छर, या इनमें से कोई नहीं? भाई एडीज मच्छर होता है चिकनगुनिया विषाणु का वाहक, ठीक है। चिकनगुनिया विषाणु को ये लेकर जाता है और हम सब में ट्रांसफर करता है, हमारे अंदर नहीं भाई, ऐसा किसी के साथ ना हो, लेकिन जिसको भी होता है वही वाहक होता है, ठीक है। घा वाला क्वेश्चन देख लो बच्चा पार्टी। पारिस्थितिक तंत्र से संबंधित भारतीय वैज्ञानिक हैं, बताओ इसमें से कौन से भारतीय वैज्ञानिक हैं जो पारिस्थितिक तंत्र से संबंधित हैं, इकोसिस्टम से संबंधित हैं? बीरबल साहनी, आर मिश्रा, राम उदार, या फिर केसी मेहता? भाई आर मिश्रा, रामदेव मिश्रा जी जो है ना, ये पारिस्थितिक तंत्र से संबंधित भारतीय वैज्ञानिक हैं। पारितंत्र जो हमारा चैप्टर है भाई, उसका ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो बहुविकल्पीय तो अलग अलग चैप्टर से आएंगे, मेरा मेन पर्पस है कि आप लोग ये जान पाए भाई कि कौन से क्वेश्चन कितने नंबर का आता है, कैसा पेपर आता है। कुछ बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, सर जी बायोलॉजी का पेपर आसान आएगा या कठिन आएगा, तो उनके सवालों का जवाब हम दे रहे हैं, ठीक है। तो ये आपके 4 क्वेश्चन हो चुके हैं बेटा, एक एक नंबर के 4 नंबर आपको टोटल मिलेंगे, ठीक है। इन सब का पीडीएफ चाहिए, या आपको चैप्टर्स का पीडीएफ चाहिए, या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का नोट्स चाहिए, मॉडल पेपर चाहिए, तो आपको कुछ भी चाहिए ना, या फिर हमारे क्रैश कोर्स से ज्वाइन होना है, तो आप लोग नंबर नोट कर लेना, इसी पर मुझे कॉल या मैसेज कर लेना, 9918332305, ये हमारा नंबर है भाई, इसी पर कांटेक्ट कर लेना। अगर आपको कुछ भी पेड बैच लेना या फिर आपको नोट्स चाहिए तो आप लोग कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, अब चलेंगे अति लघु उत्तरीय प्रश्नों पे। भाई ये भी बहुत ज्यादा नहीं, 5 क्वेश्चन होते हैं, एक एक नंबर के 5 नंबर। अब कुछ बच्चे दिमाग लगाएंगे, सर जी 4 नंबर का बहुविकल्पीय आता है, 5 नंबर का अति लघु उत्तरीय आता है, तो आखिर सबसे ज्यादा नंबर का कौन सा क्वेश्चन आता है? भाई लघु उत्तरीय प्रश्न जो है सबसे ज्यादा नंबर के आते हैं, अभी उनको भी हम डिस्कस करेंगे आंसर के साथ। हमने कहा ना भाई, जब तक आपको टॉपर नहीं बना देते हमारे कदम पीछे नहीं हटेंगे। अब आप लोग अपनी जिम्मेदारी लीजिए, ठीक है। आप लोग मेहनत कीजिए, ये जिंदगी दोबारा नहीं मिलेगा भाई। अगर आप इंटर में हो ना, तो ये इंटर के बाद अगले साल पास होकर बीए में जाओगे, बीएससी करोगे, कुछ भी जो आपका इंटरेस्ट होगा, लेकिन आज जिस क्लास में हो दृढ़ संकल्प के साथ मेहनत कर दो, टॉपर बनकर दिखाओ, ठीक है। टॉपर स्टूडेंट की तरह आप भी दिखा दो कि हां मुझ में दम है, मैं और स्टूडेंट से अलग हूं, ठीक है। चलो दूसरे का काम, प्रतिकृति के दौरान कौन सा एंजाइम डीएनए के कटे हुए टुकड़ों को जोड़ता है? बताओ कौन सा एंजाइम होता है जो डीएनए के कटे हुए टुकड़ों को जोड़ने का काम करता है? भाई आंसर मैं बताऊंगा, देखो लाइगेज एंजाइम होता है, डीएनए लाइगेज एक एंजाइम होता है जो डीएनए के कटे हुए टुकड़ों को जोड़ने का काम करता है। अब 1 नंबर का है भाई, तो आप लाइगेज भी लिख सकते हो, नंबर आपको मिल जाएगा, ठीक है। या ऐसे भी बनाकर लिख सकते हो, कैसे? प्रतिकृति के दौरान लाइगेज एंजाइम डीएनए के कटे हुए टुकड़ों को जोड़ता है, ऐसे भी आप आंसर लिख सकते हो भाई, सेम ही है दोनों, ठीक है। चलो
खा वाला क्वेश्चन देख लो, हीमोफीलिया को ब्लीडर रोग क्यों कहते हैं? आखिर हीमोफीलिया को ब्लीडर रोग क्यों कहा जाता है? ब्लीडर का मतलब क्या होता है, ध्यान से समझो। ब्लीडर मतलब ब्लीडिंग होना, ठीक है, खून लगातार बहना। तो इसी से रिलेटेड इसका डेफिनेशन भी है भाई, बहुत आसान है। चलो इसका भी आंसर देख लेते हैं। देखो ये खा वाला, क्योंकि इस रोग में चोट लग जाने या कट जाने पर रक्त का थक्का नहीं बनता, जिसके कारण रक्त लगातार बहता रहता है। मतलब अगर किसी को हीमोफीलिया है, यह आनुवंशिक रोग है, अगर है तो अगर उस व्यक्ति के कहीं भी चोट लग जाए या कट जाए ना, तो खून बहता रहता है। बताओ, ब्लड क्लॉटिंग नहीं होती, खून का थक्का ही नहीं जमता। तो यह बहुत खतरनाक रोग है भैया। अगर खून बहता रहेगा, जैसे अगर नॉर्मल इंसान है, कहीं कट गया, खून बहने लगा, तो ब्लड क्लॉटिंग हो जाता है और खून बहना रुक जाता है। लेकिन हीमोफीलिया में ऐसा नहीं होता, खून लगातार बहता रहता है, ब्लीडिंग लगातार होती रहती है। इसीलिए हम हीमोफीलिया को ब्लीडर रोग कहते हैं, क्योंकि ऐसे इस रोग से ग्रसित व्यक्ति को अगर चोट लग जाए या कहीं कट जाए तो खून का थक्का ही नहीं जमता। ठीक है, बस हो गया। चल भाई अगला क्वेश्चन देखो। एक एक नंबर में इतना ही लिखना, बहुत बड़ा मत लिखना। एक चीज और ध्यान रखना, एक नंबर का क्वेश्चन आए तो बहुत बड़ा आंसर मत लिखो, उतना ही लिखो जितने से आपको एक नंबर मिल जाए। 2 नंबर का क्वेश्चन आए तो उतना ही लिखो जितना वर्ड हो। 3 नंबर, क्योंकि ऐसा मत करना कि 1 नंबर वाला बड़ा बड़ा लिख दो, बाद में 5 नंबर 3 नंबर वाला छूट जाए, ऐसी गलती मत करना। ठीक है, चलो गा। अवशेषी अंग से आप क्या समझते हैं? मनुष्य में पाए जाने वाले एक अवशेषी अंग के नाम लिखिए। अवशेषी अंग मतलब ऐसे अंग जो अवशेष के रूप में बचे हुए हैं। अवशेष का मतलब होता है बचा होना, तो इसका भी आंसर बच्चा नहीं बचा। ठीक है, चलो ये देखो ध्यान से, नीचे भी है क्या आंसर? चलो हाँ थोड़ा सा है। चलो देखो, अवशेषी अंग वे अंग जो हमारे पूर्वजों में क्रियाशील थे, किंतु उनका उपयोग ना होने के कारण वे धीरे धीरे लुप्त हो गए और केवल अवशेष के रूप में पाए जाते हैं, अवशेषी अंग कहलाते हैं। मतलब ऐसे अंग जो हमारे पूर्वजों में क्रियाशील थे, हमारे पूर्वजों में आज से 100 200 500 साल पहले वो काम कर रहे थे, लेकिन उनका उपयोग ना होने के कारण अब वो गायब हो गए और अवशेष के रूप में पाए जाते हैं, वही अवशेषी अंग होते हैं। जैसे भाई उदाहरण है कृमि रूप परिशेषिका जो अपेंडिक्स होता है, ठीक है, और पुच्छ कशेरुका, ये दोनों जो है अवशेषी अंग है। पुच्छ कशेरुका का मतलब ऐसा माना जाता है जो हमारे पूर्वज थे ना, वो बहुत पहले उनमें पूंछ भी पाई जाती थी। ठीक है, अब कहां तक सही है वो भाई मैं नहीं देख सकता, अभी मैं उतना एज का नहीं हूं। ठीक है, चलो अगला घा वाला क्वेश्चन देखो। किस भोजन या आहार में लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया मिलते हैं? इनके कुछ लाभप्रद उपयोगों का वर्णन कीजिए। भाई वर्णन कीजिए आ गया, लेकिन आपको बहुत बड़ा नहीं लिखना है। देखो थोड़ा बहुत समझा देना। देखो, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया लैक्टिक अम्ल उत्पन्न करके दूध को दही में बदल देता है। जो आपका दूध होता है ना, उसको दही में कौन बदलता है? लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। वो लैक्टिक अम्ल उत्पन्न करके दूध को दही में बदलता है। होता क्या है, यह दूध की शर्करा लैक्टोज को लैक्टिक एसिड में बदलता है। दूध में एक शुगर पाया जाता है लैक्टोज, ये उसको जो है लैक्टिक एसिड में बदल देता है। सोचो, लैक्टिक अम्ल दूध की प्रोटीन केसीन को जमा कर दही में परिवर्तित कर देता है, और लैक्टिक अम्ल जो है वो दूध में एक प्रोटीन पाया जाता है, जो हम लोग दूध पीते हैं ना, उसमें केसीन नाम का प्रोटीन पाया जाता है, तो केसीन को जमाकर वो दही में परिवर्तित कर देता है। यह जीवाणु दूध से लैक्टोज को निकाल देता है। ठीक है, परंतु बहुत से व्यक्तियों को बिना लैक्टोज के दूध पीने पर एलर्जी होती है। ये जीवाणु महत्वपूर्ण विटामिन B12 उत्पन्न करते हैं तथा ये सड़ाने वाले जीवाणु व हानिकारक सूक्ष्मजीवों की वृद्धि को भी रोकते हैं। बस इतना ही लिख देना, बहुत बड़ा नहीं लिखना है। ठीक है, इतना लिख दो, आपका नंबर फिक्स है। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ बच्चों। लास्ट क्वेश्चन है अंगा वाला। पारजीनी जंतु से आप क्या समझते हैं? उदाहरण भी दीजिए। भाई पारजीनी जंतु क्या है? ये क्वेश्चन करने के बाद आपका 5 नंबर कंप्लीट होगा। 5 क्वेश्चन 5 नंबर का। ठीक है, आप लोग कमेंट करो, आप लोग जो भी टॉपिक चाहिए, अगर आप लोग कमेंट कर दोगे सर पूरे बुक के अति लघुत्तरीय प्रश्न एक वीडियो में बता दो, भाई मैं ले आऊंगा। कमेंट तो आए। अगर आप लोग लिख दो सर पूरे बायोलॉजी के बहुविकल्पीय प्रश्न एक ही वीडियो में बता दो, वो भी मैं ले आऊंगा। कमेंट तो करो भाई, फ्री है फिर भी नहीं कर पा रहे हो। पारजीनी जंतु क्या है? उदाहरण भी दीजिए। पारजीनी जंतु
देखो ध्यान से, अंगा नंबर क्वेश्चन ये है हमारा। देखो, पारजीवी जंतु, हेडिंग डालो, ऐसे जंतु जिनके डीएनए में परिचालन विधि द्वारा एक अतिरिक्त जीन व्यवस्थित कर दिया जाता है तथा जो अपना लक्षण भी व्यक्त करता है, पारजीवी जंतु कहलाता है। मतलब ऐसे जंतु जिनके डीएनए में परिचालन विधि द्वारा एक अतिरिक्त जीन व्यवस्थित कर दिया जाता है और वो अपना लक्षण भी प्रदर्शित करता है, पारजीवी जंतु कहलाता है। जीन क्या होता है? एक जीव के लक्षण को निर्धारित करने वाले कारक को ही तो जीन कहते हैं। उदाहरण देखो, जैसे डाली नामक भेड़, जापान में निर्मित नोटो एवं कागा नामक गायें, मीरा नामक बकरी आदि। पारजीवी जंतुओं को रिकॉम्बिनेंट डीएनए तकनीक द्वारा विजातीय जीन को प्रवेश कराकर आनुवांशिक रूप से रूपांतरित किया जाता है। बस हो गया बेटा 1 नंबर। मतलब 5 क्वेश्चन आपके अति लघु उत्तरीय भी हो चुके हैं। ठीक है, अब लघु उत्तरीय में देखो क्या क्या आएगा और कैसे आएगा। अब देखिए स्टूडेंट, लघु उत्तरीय प्रश्न जो हैं भैया ना, 2 टाइप के आते हैं। सबसे पहले 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन रहेंगे 5, आपको मिलेंगे 10 नंबर। ठीक है, उसके बाद 3-3 नंबर वाले क्वेश्चन रहेंगे 12 और 36 नंबर, यानी कि 36 और 10 46 नंबर के सिर्फ लघु उत्तरीय प्रश्न आते हैं। जहां भी मिले भाई लघु उत्तरीय प्रश्न अटैक कर दो, पढ़ लो फटाफट। देखो तीसरे का क्या है, असंग जनन एपोमिक्सिस क्या है? उपयुक्त उदाहरण देकर इस प्रक्रिया को समझाइए। भाई असंग जनन क्या होता है? चलो भाई देखो बढ़िया, असंग जनन को मैं सॉल्यूशन के साथ बताऊंगा, टाइम लग जाए लेकिन बच्चों को क्लियर और कॉमन कंटेंट अच्छे से मिल जाए। देखो, असंग जनन, कभी कभी पौधे के जीवन चक्र में युग्मक संलयन अथवा अर्धसूत्री विभाजन नहीं होते तथा इनकी अनुपस्थिति में नए पौधे का निर्माण हो जाता है। इस क्रिया को असंग जनन कहते हैं। मतलब देखो, वैसे नॉर्मली पौधे के जीवन चक्र में युग्मक संलयन भी होता है, अर्धसूत्री विभाजन भी होता है, तब नए पौधे का निर्माण होता है। लेकिन कभी कभी पौधे के जीवन चक्र में युग्मक संलयन भी नहीं होता, अर्धसूत्री विभाजन भी नहीं होता और इनकी अनुपस्थिति में नए पौधे का निर्माण हो जाता है। इस क्रिया को असंग जनन कहते हैं और इसकी खोज विंकलर नामक वैज्ञानिक ने की थी 1908 में। ठीक है, अब देखो असंग जनन मुख्य रूप से 2 प्रकार का होता है। सबसे पहला है कायिक जनन, आप लोग देखते होंगे गन्ना, आलू, ये सब कायिक जनन के अंतर्गत आता। देखो, इस प्रकार के प्रजनन में बीज नहीं बनता, किसी कलिका से या जो तने अथवा पत्ती के ऊपर उत्पन्न होती है उसी से एक नया पौधा जन्म लेता है, जैसे गन्ना, आलू। गन्ने में बीज नहीं बोया जाता, गन्ने का जो पूरा गन्ना होता है उसको काट के बुआई कर दी जाती है और अंकुर निकलते छोटे छोटे नए बीज का निर्माण हो जाता है। आलू में भी आलू को काट कर बुआई कर दी जाती है, नए नए पौधे का निर्माण हो जाता है। तो ये कायिक जनन है भैया। क्या है ये जो है कायिक जनन के अंतर्गत आता है। ठीक है, चलो भैया अगला देखो, अगला है अनिषेक बीजता, ये भी कायिक जनन के अंतर्गत आता है। देखो, लैंगिक जनन की अनुपस्थिति में बीज का निर्माण, इसी को बोलते हैं अनिषेक बीजता। मतलब लैंगिक जनन की अनुपस्थिति में भी बीज का निर्माण हो जाता है। देखो, इस प्रकार का प्रजनन बीज द्वारा होता है परंतु बीज के बनने में संयुग्मन एवं अर्धसूत्री विभाजन नहीं होते। 2 नंबर आपका कंप्लीट हो गया, इतना ही आपको लिखना है। चल भाई अगला क्वेश्चन देख ले, ध्यान से समझ लो बच्चों और पढ़ाई जमकर करो, दिखा दो कि हाँ हम स्पेशल हैं और कुछ बड़ा कर सकते हैं, हम टॉपर बन सकते हैं। ये मौका बार बार नहीं मिलेगा। मौके तो सबको मिलते हैं मेरे स्टूडेंट, लेकिन टॉपर वही बनता है जो मेहनत करता है, कंसिस्टेंसी के साथ मेहनत करता है। ठीक है, मानव जीनोम परियोजना पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, मानव जीनोम परियोजना क्या है, इसको मैं समझाना चाहूंगा क्योंकि इंपॉर्टेंट है, सबको मैं समझाऊंगा, टेंशन मत लो। देखो, मानव जीनोम परियोजना होता क्या है? मानव जीनोम परियोजना एक अत्यंत व्यापक स्तर की योजना है जिसके अंतर्गत मनुष्य के जीनोम में उपस्थित समस्त जीनों की पहचान की जाती है। मानव जीनोम परियोजना में जो हमारे जीन में उपस्थित जितने भी जीनोम है ना, उनकी पहचान की जाती है। देखो, मानव जीनोम में 3 × 10⁹ क्षार युग्म हैं तथा प्रति क्षार पहचानने के लिए $3 का खर्च आता है। मतलब हमारे जीनोम में 3 × 10⁹ क्षार युग्म हैं और प्रति क्षार को पहचानने के लिए $3 का खर्च आता है। मतलब लगभग 270-280
इस प्रकार संपूर्ण योजना पर लगभग $9 मिलियन का खर्च आएगा। बताओ, $9 मिलियन, $90 लाख। ठीक है भाई, बहुत ज्यादा हो जाएगा। ज्ञात अनुक्रमों का संग्रह करने के लिए जो भी ज्ञात होगा इस परियोजना से, उसके लिए 1000 पृष्ठों की लगभग 3300 पुस्तकों की आवश्यकता होगी। मतलब उस डिटेल को लिखने के लिए 1000 पेज की 3300 पुस्तकों की आवश्यकता होगी। अगर प्रत्येक पृष्ठ पर 10,000 शब्द लिखे जाएं तब मैं बात कर रहा हूं। ठीक है, आगे देखिए, इस योजना को पूरा होने में, देखो इस योजना को पूरा होने में 13 वर्ष का समय अनुमानित किया गया है। लगभग 13 वर्ष का समय लगता है। अनेक देशों के हजारों वैज्ञानिक एक साथ इस पर कार्य करते हैं, तो इसकी प्रथम प्रक्रिया पूर्ण होने में 10 वर्ष का समय लगता है। इतने स्तर के आंकड़ों के संग्रह, समापन व विश्लेषण के लिए उच्च कोटि के सांख्यिकीय साधनों की आवश्यकता होगी। अतः अपने इस बृहद स्तर के कारण यह योजना महापरियोजना भी कहलाती है। मानव जीनोम परियोजना को हम महापरियोजना भी बोलते हैं। दैट्स अ सिंपल। चलो भाई, अगला क्वेश्चन देखो। बस हो गया, नोट कर लिया करो, स्क्रीनशॉट ले लिया करो, कुछ भी किया करो, लेकिन अच्छे से पढ़ा करो। अगला क्वेश्चन गा वाला, डार्विन के प्राकृतिक वर्णवाद या चयनवाद पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए भाई। अरे डार्विन का प्राकृतिक वर्णवाद या चयनवाद क्या है? जैव विकास चैप्टर का क्वेश्चन है, तो मैं सोच रहा हूं क्यों ना आपको ये क्वेश्चन बता दिया जाए भाई, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो नीचे चलेंगे। ये देखो, डार्विन का प्राकृतिक वर्णवाद, एक हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे जीवों के विकास से संबंधित इन्होंने अपना प्राकृतिक वर्णवाद या चयनवाद दिया। देखो, जैव विकास को समझाने के लिए डार्विन ने प्राकृतिक वर्णवाद या प्राकृतिक चयनवाद प्रस्तुत किया। इसके अनुसार प्रत्येक जीव में संतान उत्पन्न करने की प्रचुर क्षमता पाई जाती है। हर जीव में अपने समान नए संतान उत्पन्न करने की क्षमता पाई जाती है। इनमें से अधिकांश जीव वृद्धि करके अपनी जनसंख्या बढ़ाते हैं। इस बढ़ी हुई जनसंख्या के कारण समान जात या भिन्न भिन्न जातों के जीवों के बीच अस्तित्व के लिए संघर्ष शुरू हो जाता है। मतलब जो भी जीव है ना, वो वृद्धि करके अपनी जनसंख्या बढ़ाते हैं, और जब जनसंख्या बढ़ जाती है ना, तो समान जात या भिन्न भिन्न जात के जीवों के बीच संघर्ष शुरू हो जाता है। जैसे आज हिंदू और मुस्लिम की लड़ाई चल रही है, एक दूसरे का संघर्ष चल रहा है, कभी कोई किसी को बोल रहा है, कभी किसी को बोल रहा है, तो ऐसे ही संघर्ष शुरू हो जाता है। ठीक है, यह संघर्ष प्रायः समान आवश्यकताओं के लिए होता है, और यह संघर्ष जो है, लड़ाई झगड़ा जो है, आवश्यकताओं के लिए होता है। जैसे हिंदू को भाई मंदिर चाहिए और मुस्लिम को मस्जिद चाहिए। ठीक है, तो समान आवश्यकता के लिए संघर्ष में वे जीव ही जीतते हैं जिनमें सामान्य जीवों से हटकर कुछ अलग विभिन्नताएं पाई जाती है, और इस संघर्ष में वही जीतेंगे जिनमें सामान्य जीवों से हटकर कुछ अलग विभिन्नताएं पाई जाएंगी, वेरिएशंस पाए जाएंगे, वही जीतेंगे भाई। ये विभिन्नताएं आनुवंशिक होती हैं और प्रकृति द्वारा जीवों में उत्पन्न की जाती हैं। इस प्रकार विभिन्नताओं से युक्त जीव ही आने वाली पीढ़ियों में जीवित रहते हैं। ये जीव वातावरण में होने वाले परिवर्तनों को सहने में समर्थ होते हैं। बस हो गया, 2 नंबर भैया कंप्लीट हो गया। ये देखो खत्म है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अब दोनों क्वेश्चन देख लेंगे, फिर नीचे आंसर देखेंगे भाई, क्योंकि बहुत ऊपर हो गया। ठीक है, चलो देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। दे देखो, घा वाला, बायोपायरेसी किसे कहते हैं ये मैं बता दूंगा। अंगा वाला है इंटरफेरॉन पर टिप्पणी लिखिए 2 नंबर, मतलब 2-2 नंबर के 5 क्वेश्चन हो गए ना, 10 नंबर। ठीक है, अब चलो बायोपायरेसी को समझ लेते हैं। ठीक, ध्यान से स्क्रॉल ज्यादा करना पड़ता है, तो हम क्वेश्चन आपको बता दिए हैं भाई। नीचे चलेंगे और बायोपायरेसी समझ लेंगे। ये तो हो गया आपका। ठीक है, डार्विन का प्राकृतिक वर्णवाद या चयनवाद भी हो गया। ये देखो बायोपायरेसी भाई 2 नंबर का आता है, बहुत सिंपल है। देखो, मल्टीनेशनल कंपनियों व दूसरे संगठनों द्वारा किसी राष्ट्र या उससे संबंधित लोगों से बिना व्यवस्थित अनुमोदन व क्षतिपूरक के जैव संसाधनों का उपयोग करना बायोपायरेसी कहलाता है। मतलब मल्टीनेशनल कंपनियों, विदेशी कंपनियों व दूसरे संगठनों द्वारा किसी राष्ट्र या उससे संबंधित लोगों से बिना व्यवस्थित अनुमोदन व क्षतिपूरक के जैव संसाधनों का उपयोग करना ही बायोपायरेसी है। उदाहरण देखो, भारत में उपचार के लिए प्रचलित हल्दी का पेटेर अमेरिकी कंपनी ने लिया हुआ है। यह बायोपायरेसी का उदाहरण है। बस हो गया। ठीक है, 5 क्वेश्चन मैंने बताया आपको, 2 गुणे 5। इंटरफेरॉन के बारे में मैंने नहीं बताया। 10 नंबर आपका कंप्लीट हो चुका। अब 3-3 नंबर वाले भाई 12 क्वेश्चन रहेंगे। सोचो भाई, लघु उत्तरीय प्रश्न सेकंड आ गया, 12 क्वेश्चन 3-3 नंबर के,
36 नंबर आपको मिलेंगे भाई, बिल्कुल मिस करना ही मत। चलो देखो चौथे का इसका आंसर मैं अभी नहीं बताऊंगा, नहीं तो वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगा। आगे आगे मैं इसका पूरा सॉल्यूशन बताऊंगा, आप लोग कमेंट कर देना अगर चाहिए तो कि सर फुल सॉल्यूशन, मैं उस पर वीडियो ले आऊंगा। देखो चौथे का मनुष्य के शुक्र का एक नामांकित चित्र बनाइए, बहुत इंपॉर्टेंट है। खा युवा पराग कोष के अनुप्रस्थ कात का नामांकित चित्र बनाइए, मैंने कहा था चित्र भी बनाने को दिया जाएगा। गा मधुमक्खी पालन से आप क्या समझते हैं, संक्षेप में स्पष्ट कीजिए। घा परिवार नियोजन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे, 3 नंबर, मतलब 4 क्वेश्चन है 3-3 नंबर के, 12 नंबर कंप्लीट है। ठीक है चौथे क्वेश्चन में। इसके बाद आते हैं 5वें क्वेश्चन पे। इसमें भी 4 क्वेश्चन रहेंगे। देखो डीएनए अंगुली छापी का एक विवरण दीजिए, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। खा भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है, हरित क्रांति किसानों के लिए लाभदायक है, उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए, 3 नंबर। ये सारे क्वेश्चन वो नहीं है भाई कि इधर से सुना इधर से निकाल दिया, इन सबका आंसर आपको पढ़ना है। अगर आप नहीं पढ़ पा रहे हो ना तो मैं इसका सॉल्यूशन दूंगा, वो टेंशन आप मत लेना। आज समझ लो पेपर कैसा आता है। गा रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से आप क्या समझते हैं, उदाहरण सहित समझाइए भाई, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या होता है। घा जलीय पौधे अपने वातावरण के अनुकूल हैं, उदाहरण तथा चित्रों की सहायता से समझाइए, 3 नंबर। मतलब 3 गुणे 4 भैया 12 नंबर यहां पे भी कंप्लीट है। तो अभी और भी क्वेश्चन रहेगा 4, देखो 6 का हमारा क्वेश्चन है, यहां से देख लो ये पूरा है 6 का जैव विविधता के मुख्य घटकों का नाम लिखिए तथा इसके संरक्षण के उपाय लिखिए, 3 नंबर। ठीक अब संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए, टिप्पणी लिखने को भी दिया जाएगा। देखो मनुष्य में आनुवांशिक विकार, सेंट्रल डोगमा, आपको 3 नंबर इन दोनों के लिए मिल जाएगा। ठीक तो ये सारे क्वेश्चन तैयार करना। गा जैव उर्वरक किसे कहते हैं, खाद्य उत्पादन में इसकी भूमिका का उल्लेख कीजिए, 3 नंबर। और घा किन्हीं 2 पर संक्षिप्त टिप्पणी आपको लिखना है। देखो 3 दिए गए हैं, 2 पर लिखना है। देखो फर्स्ट है रेड डाटा बुक, सेकंड है परजीविता, थर्ड है भूमि की उर्वरता शक्ति बढ़ाने में दलहनी फसलों की भूमिका, ठीक है दलहनी पौधों की भूमिका। तो आपके 12 नंबर के क्वेश्चन यहां पर भी हो गए भाई, यानी कि टोटल मैंने देखा कि 12 लघुत्तरीय प्रश्न है, 3-3 नंबर वाले 36 नंबर के लघुत्तरीय प्रश्न आएंगे। तो 3 नंबर वाले क्वेश्चन जहां भी मिल जाएं तुरंत पढ़ लो, और 2 नंबर वाले भी। अब देखो कितने नंबर का क्वेश्चन हुआ, 4 नंबर का बहुविकल्पीय, 5 नंबर का अतलग उत्तरीय, 10 नंबर का लघु उत्तरीय, 36 नंबर का लघु उत्तरीय। तो 36 4 40 10 50 5 55 नंबर हो गया। 15 नंबर का विस्तृत उत्तरीय आएगा, मतलब 3 क्वेश्चन रहेंगे 5 नंबर के, 15 नंबर। इसमें आपको ऑप्शंस मिलेंगे, ये नहीं पता तो ये कर लो। देखो 7वां गुरु बीजांड जनन क्या है, आनुवांशिक पुष्प में युग्मनस से लेकर बीजांड बनने तक के विकास का वर्णन करो, 5 नंबर। नहीं पता तो अथवा लगा है, महिला के प्रजनन तंत्र का एक नामांकित चित्र बनाइए, दोनों में से कोई एक कर लो, 5 नंबर फिक्स है। और इन दोनों को पढ़ लो। देखो ये 8वां किन्हीं 2 पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, दिनिसेचन, वाहित मल उपचार, न्यूमोनिया का रोकथाम, ये 2 पर टिप्पणी लिख दो, 5 नंबर फिक्स है। नहीं पता तो अथवा लगा रहेगा भैया। देखो निम्नलिखित में अंतर कीजिए, फली तथा लोमेंटम, अष्टिफल तथा विदुर फल, बस हो गया। ठीक है लास्ट क्वेश्चन ये 9 नंबर हमारा है, देखो ये लास्ट है। संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, मनुष्य में निषेचन, सहज तथा निष्क्रिय प्रतिरक्षा, 5 नंबर। नहीं पता तो अथवा लगा है भाई। आनुवांशिक कूट पर एक निबंध लिखिए, जेनेटिक कोड क्या होता है भाई, बहुत ज्यादा पूछा जाता है, जल्दी से तैयार कर लो। ठीक है तो ये आपके 5 क्वेश्चन हो गए विस्तृत, 3-3 नंबर के, 15 नंबर आपके फिक्स हो चुका है। मतलब पूरे 70 नंबर का हमारा बायोलॉजी का पेपर यहां पर हो चुका है। और हमारी अदालत जो है इस नतीजे पर पहुंची है भाई कि सबसे पहले 4 नंबर के बहुविकल्पीय, 5 नंबर के अतलग उत्तरीय, 10 नंबर के लघु उत्तरीय, 36 नंबर के लघु उत्तरीय और 15 नंबर के विस्तृत उत्तरीय, टोटल 70 नंबर। तो भैया लघु उत्तरीय जो है 10 और 36 46 नंबर के सिर्फ लघु उत्तरीय आते हैं। तो जहां भी लघु उत्तरीय मिले भाई जरूर पढ़ लो। ठीक है फिर विस्तृत उत्तरीय 15 नंबर के आएंगे, इसको पढ़ना, और बहुविकल्पीय अतलग उत्तरीय आपका वैसे ही तैयार हो जाएगा। तो आज का क्लास आपको कैसा लगा, वीडियो पसंद आए तो फटाफट इस वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर देना। बाकी चलते हैं, फिर आपसे मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।